गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मैं ये मानकर चल रही हूँ कि शैली की जो बायोग्राफी मैंने डाली थी उसको आप लोगों ने देख लिया है और अब बहुत तेजी से हमको सिलेबस कवर करना है। मुझे भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है और आपको भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि भले ही हमने पोएट्री का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है फिर भी हमें अभी बहुत कुछ कंप्लीट करना बाकी है। बायोग्राफी सीरीज में आपकी कंप्लीट करा रही हूँ, बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद फिर हम ड्रामा पे चलेंगे, ड्रामा को कंप्लीट करेंगे। हमें वो कैप भी पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ने हैं, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स भी पढ़ना है, बहुत कुछ कवर करना है। मतलब सब कुछ आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही डिजाइन वे में सलीके से तरीके से मिल जाएगा। तो आइए चलिए कीट्स को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं, आपको लगता है मेरे टाइम का यूज की हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या हाँ मैंने आपके टाइम का यूज किया है, आपको कुछ पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है या नहीं। उसके बाद आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप डेफिनेटली इसे डिसलाइक करके जा सकते हो। मतलब जैसा आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, बट अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं थैंक यू सो मच, उनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियोस को लाइक करते हैं एंड हर वीडियो में कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, जेन्युइनली आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हर कष्ट में भी मेहनत करने की हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच। तो देखिए आइए बात करते हैं जॉन कीट्स की। बहुत ही कम टाइम पीरियड इनका जो टाइम स्पैम रहा है वो रहा है 1795 से लेकर 1821 तक। मात्र इतना कम ईयर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। जिस बीमारी से, जिस डिजीज़ से इनकी डेथ हुई, उसी डिजीज़ से इनके ब्रदर की डेथ हुई थी, उसी डिजीज़ से इनकी मदर की भी डेथ हुई थी। तो सेम ही डिजीज़ से इनके मदर की और ब्रदर की दोनों की डेथ हुई थी और बाद में उसी डिजीज़ से इनकी भी डेथ हो जाती है। हम जानेंगे किस डिजीज से होती है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं ये रोमांटिक पोएट हैं और सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आता है, आपके वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, और बताइए कौन आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रोमांटिक पोएट्स में फर्स्ट जनरेशन पोएट्स कौन है और सेकंड जनरेशन पोएट्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पता है तो डेफिनेटली मुझे आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। ये जो है पोइट ऑफ ब्यूटी एंड इमेजिनेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मास्टर ऑफ ओड भी बोला जाता है, क्योंकि इनके बेहतरीन जो ओड्स हैं वो इन्होंने अपनी लाइफ में लिखे हुए हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं, हम देखते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो इनका फुल नेम है जॉन कीट्स और इनका जन्म जो होता है वो 31 अक्टूबर 1795 को होता है। कब होता है? 31 अक्टूबर 1795 को होता है, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरेंट्स की बात करें तो थॉमस कीट्स जो कि लिबरल स्टैबलर कीपर थे एंड फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स ये इनकी मदर थी। ठीक, ये दोनों, ये मतलब थॉमस एंड जो फ्रांसिस हैं ये इनके पेरेंट्स थे। अगर फैमिली ट्रेजेडी की बात करें तो इनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब कीट्स जो हैं वो मात्र 8 साल के थे, केवल 8 साल की उम्र इनकी थी। तब इनके पिता जो है उन्हें छोड़कर जा चुके थे, इनके फादर की जो है वो डेथ हो गई थी। और इनकी मदर की डेथ कब हुई? जब ये 14 साल के थे, यानी कि 14 ईयर्स जब इनकी एज थी तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड डिजीज देखिए ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, किससे डेथ हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से। आप इनका जो डेट है वो अच्छे से जो है याद रखेंगे, इनके डेट के, सॉरी डेट मतलब डिजीज के बारे में कि किस डिजीज से इनकी डेथ हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है भर भर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके मदर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, इनके ब्रदर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी और इनकी भी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से ही होती है। ब्रॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर एंड गार्डियन रिचर्ड एबे। ठीक, इसके बाद इनको वहां पर ले जाया जाता है, क्योंकि फादर की भी डेथ हो गई, मदर की भी डेथ हो गई, तो बच्चा कहाँ रहेगा, तो ये यहाँ पर चले गए थे। उसके बाद आइए बात करते हैं इनके अर्ली कैरियर के बारे में और यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ ली है उसके बारे में। तो स्टडीड एट क्लैकेज स्कूल इन फील्ड शो टैलेंट फॉर रीडिंग एंड क्लासिक्स। यानी इन्होंने यहाँ पर क्या है, जो क्लर्क के स्कूल है यहाँ पर अपनी स्टडी की इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन फील्ड में इन्होंने अपने जो टैलेंट है
किस चीज़ का टैलेंट, रीडिंग का, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, क्लासिक्स था, वो क्लासिक को ट्रांसलेट किया करते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में वो जो है वो वर्जिल का वर्क, स्पेंसर का वर्क, उसको उन्होंने काफ़ी जो है ट्रांसलेट किया है, पढ़ा है उन चीज़ों के बारे में। यानी कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन की ही बात करूँ, ट्रांसलेशन क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपको जो वर्जिल है यानी वर्जिल, वर्जिल का जो वर्जिस जो है एनीड है, वर्जिस जो एनीड है उसको उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में, वेरी यंग एज में इन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और किसके वर्क से, स्पेंसर के वर्क से। ठीक है, स्पेंसर के वर्क से इंस्पायर्ड थे। कौन सा वर्क, द फेरी क्वीन। किससे, द फेरी क्वीन, ऑब्वियसली बहुत ही फेमस वर्क है। तो द फेरी क्वीन, तो ये द फेरी क्वीन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं। ठीक, जब ये स्कूल में थे, ठीक, तो इन्होंने जो है मतलब कि इन्होंने काफ़ी काम किया है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म दिया था, और नेगेटिव कैपेबिलिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये किसको मानते हैं कि किसने सबसे बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ किया है, तो वो कौन रहे हैं, वो आपके रहे हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक, तो देखिए, तो आपने क्या देखा कि ये वर्जिल के एनीड बहुत ही छोटी एज में इन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया था, और स्पेंसर के द फेरी क्वीन से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अप्रिशिएटेड टू अ सर्जन एंड एपोथेकेसी, ये सर्जन थे, और लेकिन हाँ इन्हें ये चीज़ें जो है वो पसंद नहीं थी। वो क्वालिफाई हुए थे, क्वालिफाइड एज अ लाइसेंस्ड एपोथेकेसी इन 1816, बट सून गेव अप मेडिसिन टू बिकम अ पोएट। इनको पोएट बनना था, इसीलिए इन्होंने इस फील्ड को, सर्जन और एपोथेकेसी वाली फील्ड को इन्होंने छोड़ दिया था। ये इसको लेकर के आगे नहीं बढ़े एज अ कैरियर। इन्होंने एज अ कैरियर पोइट बनना जो है ज़्यादा पसंद किया, और लिटरेचर के फील्ड में ये आ गए, और इन्होंने अपने आप को एक पोइट के रूप में स्टैब्लिश किया। आगे देखिए, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इनकी लाइफ के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो फेल डीपली इन लव विथ फैनी ब्रॉन, फैनी ब्रॉन से ये लव में पड़ गए थे। और 1818 जो ईयर है इस समय आपको ये दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो है फैनी ब्रॉन और कौन, जॉन कीट्स। ठीक, जॉन कीट्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप इंस्पायर्ड सम ऑफ हिज मोस्ट पैशनेट पोइट्री, ब्रिटिश ब्राइट स्टार। इनका जो रिलेशनशिप का झलक है, या जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो इनके कुछ वर्क्स में भी जो है दिखती हैं। हाउएवर कीट्स इल हेल्थ एंड पॉवर्टी प्रिवेंटेड मैरिज, जो इनकी क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ही, इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। और जब ये अपने जिसे बोलते हैं ट्रैवल पर गए थे, तो उन्हें फर्स्ट टाइम यही पता चला था कि उनको भी ट्यूबरक्लोसिस है, और वहीं पर ट्यूबरक्लोसिस का जो फर्स्ट अटैक है वो उनको वहाँ पर आया हुआ था। ठीक, तो अब इनके आइए कुछ फेमस जिसे बोलते हैं वर्क के बारे में जान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी कि टोटल जो है इनकी एज कितनी रही है, 25, यानी 26 की एज पर ये नहीं पहुंचे थे, इससे पहले ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक आपको नाम याद रखना है, क्या, जॉन गिब्सन। ठीक, जॉन गिब्सन लॉक हैट का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है, ये ठीक है। ठीक, यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूँ मैं, पीछे आऊँ क्या, हाँ यहाँ पे। ठीक है, इस पेज पे देखते हैं, यहाँ जगह है, वहां पे जगह जगह ही नहीं थी। क्या नाम था, जॉन यार गिब्सन, जॉन गिब्सन लॉक हर्ट। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक कमेंट पास किया था इनके लिए, वल्गर ऑकने पोएटेस्टर। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वल्गर कॉकने पोएटेस्टर किसने बोला है, तो जॉन गिब्सन। लॉकहर्ट ने बोला है किसके बारे में, कीट्स के बारे में। कीट्स को बोला इन्होंने। पोएटेस्टर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पोएट बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो पोएट जैसा बन नहीं पा रहा, वो पोएट है नहीं। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, किसने, गिब्सन। लॉकहर्ट ने क्रिटिसाइज किया था, और कीट्स को बोला था वल्गर कॉकने पोएटस्टर बोला था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जॉन विल्सन का एक, यहां पर लिखती हूं मैं, जॉन विल्सन क्रॉकर।
ठीक, जॉन विल्सन क्रॉकर का जो स्टेटमेंट है वो देखिए, उन्होंने बोला है द मोस्ट इनकॉन्ग्रुअस द मोस्ट इनकॉन्ग्रुअस आइडियाज इन द, ठीक, अनक्लॉथ लैंग्वेज, ये इन्होंने बोला है। पूरा स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन में दे दूंगी, क्योंकि कुछ चीजें जो है जो यहाँ पर नहीं डाली जा रही है वो क्वेश्चन, वो चीजें आपको जो है वो जब एमसीक्यू की सीरीज आएगी तो वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि ये आपका जो है वो क्रिटिकल कमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। और क्रिटिकल कमेंट्स हो गई या फिर बुक्स जो उनके ऊपर लिखी है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि उन चीजों पर मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी या उस पर क्वेश्चन डाल दूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में जब आप उसे देखोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। इस तरह से आप वन लाइनर या इस तरह से इन्फॉर्मेशन के थ्रू पढ़ोगे तो वो ज्यादा आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, क्योंकि जिन चीजों को हम क्वेश्चन फॉर्म में देख लेते हैं और एग्जाम में एज इट इज वो आपसे पूछा जाता है तो उसके याद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये चीजें जो है वो आपको मैं वहां पर कवर करा दूंगी। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, ये कॉमेंट किसका है, जॉन विल्सन का है, और जॉन गिब्सन ने ये बोला है, ठीक, वल्गर कॉकेने पोइटस्टर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनक्लॉथ लैंग्वेज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, किसने, सिर्फ अनक्लॉथ लैंग्वेज अगर पूछा जाए कि किसने बोला है तो वो आपका लैंग्वेज, एक तो ये पेन सही से इस पे चलती नहीं, बहुत स्लिप करती है, ठीक, तो ये किसने बोला है, जॉन विल्सन ने बोला है। तो ये दोनों कमेंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि एनिट का ट्रांसलेशन उन्होंने बहुत जल्दी कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था। द फेरी क्वीन स्पेंसर से वो काफी ज्यादा जो है वो क्या थे, इंस्पायर्ड थे। अब इनके कुछ वर्क के बारे में हम जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इनका जो आपको फर्स्ट पोएम देखने के लिए मिलती है, कब मिलती है, 1814 में मिलती है। कब मिलती है, 1814 में मिलती है इनकी फर्स्ट पोम, ठीक, फर्स्ट पोम मिलती है द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्या मिलती है, द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, क्योंकि इन्होंने स्पेंसर को बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम जो लिखी थी 1814 में लिखी थी, कौन सी, इन एमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करें तो 1817 में इनका वर्क आता है, पोम्स का फर्स्ट वॉल्यूम आता है इंक्लूडिंग स्लीप एंड पोएट्री। उसके बाद 1818 में इंडेमियन अ पोएटिक रोमांस आता है, बहुत ही अप्रिशिएटेड, बहुत ही बेहतरीन वर्क है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इनके कोई भी वर्क, मतलब कि बहुत कम वर्क ऐसे होंगे जो इनके जिंदा रहते हुए लाइफ टाइम में इनके जो है क्या रहे हैं, अप्रिशिएट किए गए हैं। इनके बहुत सारे जो वर्क हैं वो इनके लाइफ के टाइम में अप्रिशिएट नहीं किए गए, इनके डेथ के बाद जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है एज अ रोमांटिक पोइट के रूप में। नेक्स्ट देखिए 1819 में ओट्स लिखा है इन्होंने, 1819 में ही द ईव ऑफ सेंट अगेट्स मिला है, ला बेला डैम सेंस मर्सी है, लामिया है। ये लामिया ही ऐसा वर्क है जो शैली की डेथ के समय शैली की पॉकेट में मिला था, ये वर्क मिला था, जिसकी वजह से उनके पहचान की गई थी कि ये शैली की बॉडी है। तो 1820 में लामिया, इजाबेल, ये वर्क्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1821 में कौन सा वर्क मिलता है, ब्रिटिश बोल रही बार बार, ब्राइट स्टार, ठीक, क्या मिलता है, ब्राइट स्टार मिलता है, फेमस सोनेट एक्सप्रेसिंग लव एंड इमॉर्टैलिटी को और लव को एक्सप्रेस किया गया है ब्राइट स्टार में। आगे और देखिए इन्होंने भी जो है अपने फेमस ओट्स जो है वो 19 टू 1820 के टाइम पीरियड में लिखे हैं, काफ़ी फेमस ओट्स लिखे हैं इन्होंने। 1819 में ओड टू साइके इनका देखने के लिए मिलता है, जो कि लिरिक है, ओड है, इसमें ये सेलिब्रेशन ऑफ लव, इमेजिनेशन एंड डिवोशन देखने के लिए मिलता है, ठीक। उसके बाद इनका जो है एक 1821 में एक और वर्क आता है लेटर्स, जो कि प्रोज है एंड पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस देखने के लिए मिलता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें इन्होंने बोला है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ठीक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ब्यूटी को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे, इनका कहना ये था और इनका ये मानना था पोइट्री के माध्यम से लोगों के लाइफ में काफी ज्यादा जो चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं। यहाँ पर ब्राइट स्टार देखिए, एज जो टाइम पीरियड है वो गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक। 1820 में आपका ये, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है, ये द लामिया, इसाबेल, ये देखने के लिए मिलता है। 1820 में जो है हाइपीरियन देखने के लिए मिलता है। ये जो ईयर है इसको आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो राइट ईयर है वो पीछे दिया गया है। और
कुछ ये वर्क हैं ओड टू मेलांकली 1819 में है, और ओड टू ऑटम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओड टू ऑटम जो है ये 1819 में है। तो बेसिकली आपको इनके वर्क याद रखने हैं, और अगर आप ईयर याद रख सको तो ईयर याद रखो, नहीं तो स्पेशली जो वर्क हैं वो जो है आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ये स्लाइड आपको नहीं याद करनी है क्योंकि इसमें के सारे वर्क पहले ही मैंने बता दिए हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इनका कब है? 1819 में। तो इसको आप कट कर दोगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी जस्ट पीछे मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ये स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई थी। अब हम आइए इनके डेथ के बारे में जानते हैं। तो 1819 में शोड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी उनको मैंने पहले ही बताया है कि उनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब रहा करती थी, और उनको, उनकी माँ को और उनके भाई को, तीनों को सेम ही डिजीज थी ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही इनकी जो हुई है, क्या हुई है? डेथ हुई है। वेंट टू इटली फॉर वार्मर क्लाइमेट। वार्मर क्लाइमेट के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? इटली चले जाते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है इसमें ठंड से आपको बचना होता है। विथ हिज फ्रेंड जोसेफ सिवर्न, जोसेफ सिवर्न के साथ ये कहाँ चले जाते हैं? इटली चले जाते हैं। और 1814 एक ईयर है, कौन सा ईयर है? 1814। 1814 में ये और एक जो है उससे मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, जिससे इनकी जो क्या बोलते हैं दोस्ती है वो काफी टाइम तक चलती है। किससे? हंट से मिलते हैं। ठीक, हंट से मिलते हैं, और इन्होंने जो है एक वर्क लिखा है द एग्जामिनर। कौन सा वर्क लिखा है? द एग्जामिनर, जिसमें इन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज हैं वो प्रेजेंट किए हैं। ठीक, तो डेथ के बारे में मैंने आपको बताया है। 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ होती है। कहाँ पर? इन रोम में। और एज तो बहुत ही कम होती है, 25, मात्र 25 साल की उम्र में इनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। बरीड प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम। टॉम स्टॉम बियर्स द वर्ड्स। टॉम स्टॉम पे आपको ये वर्ड्स इनके देखने के लिए मिलते हैं। क्या? हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर, यानी यहाँ पर वो लेटा हुआ है, वो व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम जो है, ठीक, राइट लिखा है, लिखा गया है राइट इन वाटर, जिसका नाम जो है वो पानी पर लिख दिया गया है। पानी पर नाम लिखा होने का मतलब क्या है? पानी पर नाम लिखना एक जस्ट अ इम्पॉसिबल थिंग, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनका जो नाम है वो पानी पर लिख दिया गया है। तो ये चीज जो है, यानी इतना ज्यादा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये चीज, ये वर्ड्स आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? इनके टॉम स्टोन पर ये जो लाइन्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं। हियर लाइज वन whose name was written in water। ठीक, रिटन इन वाटर, यह आपको देखने के लिए जो है वो मिलता है। अब कीट्स की जो पोइटिक फिलोसफी है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है ब्यूटी इज ट्रूथ। यहाँ पर द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ लाइज इन परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। ठीक, यानी जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जीवन की जो सच्चाई है, वो किस में है? परसेप्शन ऑफ ब्यूटी में है। ब्यूटी को देखने में, सराहने में, उसे महसूस करने में, उससे आगे बढ़ने में है। यानी ब्यूटी इज ट्रूथ, ये बोलते हैं कि ब्यूटी ही सत्य है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का इन्होंने दिया है, और ये बहुत ही आपसे पूछा जाता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसने दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे किसने दिया है? कीट्स ने दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। द पोइट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट uncertainty and mystery without seeking logical expectations, यानी logical explanations को मतलब वो किए बिना, without seeking logical explanation, जब ये uncertainty and mystery को accept कर लेते हैं, वो क्या है? पोइट की क्वालिटी, पोइट की एबिलिटी होती है इन चीजों को, uncertainty and mystery को क्या करना? एक्सेप्ट करना, विदाउट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। वही है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिसका बेहतरीन उन्होंने एग्जाम्पल माना है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कैपेबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है। तो किसने किया है? आपका विलियम शेक्सपियर ने किया है। ये किसका कहना है? ये कीट्स का ही कहना है कि सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से विलियम शेक्सपियर ने इसको यूज किया है। इमेजिनेशन इनका जो है पोएटिक फिलॉसफी है, और डिवाइन पावर दैट ट्रांसफॉर्म पेन इनटू आर्ट एंड ब्यूटी। ठीक, यानी पेन को, दर्द को आप किस तरह से जो है प्रेजेंट करते हैं इमेजिनेशन में अपने। सेंसुअसनेस जो है ये इनकी जो है फिलोसफी रही है। हेलेनिज्म रही है, यानी डीप एडमायरेशन फॉर ग्रीक आर्ट, माइथोलॉजी एंड परफेक्शन, यानी ग्रीक जो आर्ट है, माइथोलॉजी एंड परफेक्शन है, इसके बारे में डीप एडमायरेशन क्या कहलाता है? हेलेनिज्म कहलाता है। ये फिलोसफी इन्होंने दी है, इनके वर्क में दिखाई देती
देती हैं ये सारी चीजें। सेंसुअसनेस दिखाई देती है, यानी कि हिज पोएट्री अपील्स टू सेंसेस। सेंसुअसनेस क्या है? जब कोई लाइन या कोई वर्क, कोई पोएट्री जो हमारे सेंसेस को अपील करती है, इधर वो हमारी साइट्स को अपील कर सकती है, साउंड को अपील कर सकती है, टच को, टेस्ट को, स्मेल को, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं उनको जब अपील्स करती है तो उसको हम सेंसुअसनेस बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये 5 चीजें, ये कीट्स की मेजर जो है वो पोएटिक फिलॉसफी रही है जिसपे इन्होंने वर्क किया है, और ये आपको पता होना ही चाहिए अगर आप कीट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए इनके स्टाइल एंड थीम के बारे में तो आपको पता चल ही गया है क्योंकि हमने इतना डिटेल से पढ़ लिया है। सेंसुअस इमेजरी एंड म्यूजिकल रिद्म का ये यूज करते हैं, सेलिब्रेट ब्यूटी एंड आर्ट, ब्यूटी एंड आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं, एंड ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है उस आर्ट को, कितना ज्यादा सेलिब्रेट किया है, कितना अच्छे से बताया उसके बारे में। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आप समझ पाएंगे कि जो जॉन कीट्स हैं ये किस तरह से ब्यूटी और आर्ट के ऊपर वर्क करते हैं, कैसे उसको अमर, इमॉर्टल बताते हैं। ठीक, आगे देखिए ट्रांजिशन ऑफ लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट के बारे में ये बात करते हैं कि आर्ट जो है वो परमानेंट है, वो कभी भी डिके नहीं होती है। यानी पिछली जो पीढ़ियां हैं वो मरकर चली गई, ये जो वर्तमान पीढ़ियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन जो आर्ट है, जो ब्यूटी है, वो एज इट इज बनी रहेगी। यही इन्होंने ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में भी बताया है। रिच सिंबोलिज्म एंड नेचर इमेजरी आपको देखने के लिए इनकी पोएट्री में मिलती है, ये सारी थीम्स जो है ये देखने के लिए मिलती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, कीट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम उनके वर्क से कोट्स ना पढ़ें, इंपॉर्टेंट लाइंस ना पढ़ें, तो समझ लीजिए हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इनकी लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए इंडियन मियोन से है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर द बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। नेक्स्ट ये लाइन, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये लाइन कहाँ है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से ली गई है कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। यानी हम जो जानते हैं, हमें जो जानना है वो क्या है? ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही ब्यूटी है, यानी यही जो है वो बनी रहती है, बाकी इंसान तो क्या है, खत्म हो जाता है। Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, ये भी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ली गई है। वो जो ग्रेसियन अर्न पे जो बना हुआ है म्यूजिशियन, वो जो म्यूजिक बजा रहा है, उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि जो हर्ड मेलोडी है, यानी जो आप गाने सुनते हैं, जो आपने सुन रखे हैं, वो आपके लिए स्वीट है, लेकिन जो आपने अभी तक सुने ही नहीं है, जो अनहर्ड है, वो और ज्यादा स्वीटर है, और ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतरीन ही आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उस पोम में, आप जाकर डिटेल में पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स इन माई सेंसेस, ये कहां से ली गई है? ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है। जॉन कीट्स अपने ओड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो देखने के लिए मिलती हैं इनकी। ठीक, लास्ट हम चलते हैं इनके लेगेसी पे, देख लेते हैं। लेगेसी तो आपको पता ही है कि ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, और ये क्या है, एज अ इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। हिज वर्क एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के स्पिरिट्स इनके वर्क में देखने के लिए मिलती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? ब्यूटी है, इमेजिनेशन है एंड इमोशन है, इसका भरमार आपको इनके वर्क्स में देखने के लिए मिलेगा। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड लेटर पोएट्स, यानी टेनिसन है, डीजी रोसेटी हैं, ईट्स हैं, डब्ल्यू हीट्स हैं, ये सभी लोग इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने इंस्पायर किया है इन सभी पोएट्स को। ठीक है, विक्टोरियन पोएट्स को, मॉडर्न पोएट्स को इन्होंने काफी ज्यादा इंस्पायर किया है। ठीक, अब आइए इन शॉर्ट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो हमें देखनी है, तो इतना आपको पता होना चाहिए इन शॉर्ट कि जॉन कीट्स को रिमेंबर किया जाता है एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी। अगर आपसे पूछा जाए कि पोएट ऑफ ब्यूटी के रूप में हम किसे जानते हैं, तो जॉन कीट्स को जानते हैं, हु बिलीव्ड दैट आर्ट एंड इमेजिनेशन कुड मेक ह्यूमन सफरिंग मीनिंगफुल एंड इटर्नल, यानी कि एक ब्यूटी ही है, एक आर्ट ही है जो ह्यूमन सफरिंग को, ह्यूमन की पीड़ा को एक मीनिंगफुल एंड इटर्नल बना सकती है। यानी आप अपने दर्द को भी इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू, अपनी ब्यूटी के थ्रू, कि वो भी क्या है, मीनिंगफुल हो जाती हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटी को अप्रिशिएट किया है, आर्ट को अप्रिशिएट किया है, इन्हें पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। तो ये हो गया पूरा आपका कीट्स की बायोग्राफी के बारे में। कीट्स को हमने जाना जो महज 25 साल की उम्र तक जिंदा रहे हैं, हमने शैली को जो जाना जो महज
आपके सिर्फ और सिर्फ 29 ईयर्स तक जिंदा रहे हैं। ये पोइट्स दोनों बहुत कम एज तक रहे हैं, लेकिन इन्होंने लिटरेचर में इतना योगदान दिया है, इतना बेहतरीन वर्क काम किया है कि इनका जो योगदान है वो अभी तक ये पढ़े जा रहे हैं और अभी तक भी लॉजिकल है इनके वर्क्स, अभी तक भी रिलेवेंट है इनके वर्क्स, और आपको इसीलिए प्रेस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस में। तो आपको पढ़ना है, यहाँ से सीखना है कि जिंदगी जो है वो भले ही छोटी हो, लेकिन अगर कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है तो आप छोटी सी जिंदगी में भी बहुत बड़े काम कर जाते हैं। वरना जीने को तो लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल तक जी जाते हैं और उस जिंदगी का, उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल काम किए ही नहीं होते, बस जिंदगी को यूं ही गुजार देते हैं। तो देख लीजिए कैसी जिंदगी आपको जीनी है। डेफिनेटली आप कुछ भी पढ़ते हैं तो बस बुक वॉर्म बनकर मत चीज़ों को पढ़िए, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनिए, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा सोसाइटी में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं, हाई क्वालिफिकेशन उनके पास होती है, लेकिन जो उनकी सोच है, उस सोच का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुक वॉर्म बनकर पढ़ाई की है, सिर्फ किताबी कीड़ा बने हैं, चीज़ें वहाँ से उन्होंने सिर्फ पढ़ ली है और रट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, चीज़ें वहाँ से सीखी नहीं है, उन्होंने उसको अपनी लाइफ में उतारा नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को शेप कीजिए, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वहां से उन चीजों को अपनी पर्सनालिटी में ले आइए, तब चीजें, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, जब आप जहां खड़े होंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी से एक डिफरेंट चीज रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वो चीज आपने सिर्फ पढ़ी नहीं है, उसको अपने कैरेक्टर में आप लेकर के आए हो। तो इस तरह से चीजों को सीखिए, चीजों को करिए, मेहनत करिए। बस 1 साल अगर मतलब जमकर आपने मेहनत कर ली तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप अपने आप को पसंद कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम, ट्रस्ट में, सबसे ज्यादा धोखा हम किसको देते हैं? खुद को देते हैं। सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा चीट हम खुद को करते हैं। और जिस दिन हम अपने आप को हराना जान जाते हैं और अपने आप से आगे निकल जाते हैं और हमने मेहनत कर ली, उस दिन विश्वास मानिए आपसे ज्यादा आपकी नजरों में कोई और इज्जत कर नहीं सकता। आपको कोई झूठी इज्जत दे दे, आपकी कोई तारीफ कर दे, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अपनी नजरों में अपनी इज्जत ना कर पाओ। भले ही आप 4 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, कोई आपको देख लिया, तारीफ कर रहा है, ये तो बहुत पढ़ते हैं, इनका एग्जाम फिर भी नहीं निकलता, ये तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सच में तो आप अंदर से जानते हो ना कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। तो जिस दिन आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं, हाँ मैं वर्क करता हूँ या मैं वर्क करती हूँ, डेफिनेटली मैं अपना 100% दे रही हूँ, देखिएगा 1 साल बाद आप अपनी किस्मत को बदल दोगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो देन यू कैन डिसलाइक, लेकिन जो भी आपको करना है, अपना जो फीडबैक है वो मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या चीज़ें पसंद में आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके टाइम की वैल्यू की है, आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, समझाई हैं, द वे आई टीच आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगी और भी अलग बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जम के मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।